आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 हम देखेंगे कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं और इसकी नेचर कैरेक्टरिस्टिक समझ लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कौन कौन सी हैं। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट बुक जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जिसका आज हम फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, प्रैक्टिस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्ड्स में गाइडलाइन दी जाती है उसके अकॉर्डिंग ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूं कि अब हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चेकआउट कीजिए। वहां पर हमने जो फ्री में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप चेक कर सकते हो और उसके बाद हमने वहां पर PDF सोल्यूशन भी डाले हुए हैं। चैप्टर वाइज सोल्यूशंस आपको बुक्स के मिल जाएंगे इन PDF फॉर्मेट। ओके, और आने वाले कोर्सेज जो हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन सबके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी +1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो +2 के कोर्सेज सब्सक्राइब कर लीजिए। आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। अब सेक्शन 129 कंपनी 2013 हमें बताता है कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करनी है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में जो हमें शेड्यूल 3 में दी हुई है कंपनी एक्ट 2013 में। ओके, मीन्स आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया जाता है बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसके अलावा उसमें आप कुछ भी आइटम ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो जो आइटम आपने प्रिस्क्राइब की हुई हैं वो ही आपने सारी वहाँ पर मेंशन करनी होती है। वो फॉर्मेट हम आगे समझेंगे, वो ही इस चैप्टर में आपने करना है। मेन आपका फोकस है इन दोनों फॉर्मेट को समझने में ही रहेगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 कंपनी 2013 में बताया गया है कि कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। ओके, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है हमारे पास बैलेंस शीट, दूसरी आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरी आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स और फोर्थ होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी को डिस्क्लोज किया जाता है एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। जो भी आपको एक टाइम बताया जाता है एज ऑन डैश डेट, एज ऑन डैश डेट, जो भी हो उस डेट पे कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, उसके अगेंस्ट कितनी लायबिलिटीज हैं और कितना पैसा आपने मार्केट में से रेज किया हुआ है एज ए इक्विटी, जिसको हम शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं। ओके, बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि कितनी की कंपनी सॉलिड है इन फाइनेंशियल पोजीशन और कितनी वीक है। ओके, और बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है, ठीक है, कितना बिजनेस ने अर्न किया है या फिर गंवाया है। मीन्स उसमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है जो भी हम ऑपरेशन से अर्न करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर डाले जाते हैं कंपनी के एक पर्टिकुलर पीरियड के, जो भी पीरियड हो, 1 मंथ, 3 मंथ या फिर 6 मंथ, कोई भी, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। ओके, जो मैंडेटरी है वो है 1 ईयर का एज पर कंपनी लॉ। आपको ईयरली बेसिस पर तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपने बनानी ही पड़ती है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें जो है प्रिस्क्राइब्ड की है शेड्यूल 3 के पार्ट 3 में आपको बताया गया है कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है आपने। ओके, और इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं।
थर्ड है हमारे पास नोट टू अकाउंट्स। अब हम नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर भी करते हैं अलॉन्ग विद बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट हमें गिवन है कंपनी एक्ट के द्वारा, जो शेड्यूल 3 में है, ठीक है। उसके अलावा उसको हम कोई भी उसमें आइटम ना ही ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो वैसा ही बनता है। कोई भी डिटेलिंग अगर ऐड करनी है हमने बैलेंस शीट के साथ या P&L के साथ, उसके साथ हम प्रिपेयर करते हैं नोट्स टू अकाउंट। वो पर्टिकुलर हेड के लिए एक नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, वही नोट्स हमें डिस्क्राइब करता है कि इस हेड में कौन कौन सी आइटम का टोटल आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस पर बनाई जाती हैं। उसमें हम क्या देखते हैं कि कैश का और कैश इक्विवेलेंट का कितना इनफ्लो हुआ है और कितना आउटफ्लो हुआ है, कहाँ कहाँ से इनफ्लो हुआ है और कहाँ कहाँ आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है इसी किताब में आपका, तो हम इसको आगे जाके करेंगे। इस चैप्टर में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझने वाले हैं। इस चैप्टर में हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नोट्स टू अकाउंट ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, चलिए आगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी कर लेते हैं। जॉन एंड मेयर ने दी हुई है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑन a certain date, and income statement showing the result and operating during the certain period। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें समरी देती है अकाउंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज की। जितने की बिजनेस एंटरप्राइज के अकाउंट्स हमने प्रिपेयर किए हैं उसकी एक समरी बन जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बैलेंस शीट हमें रिफ्लेक्ट करती है कि कंपनी के पास एक पर्टिकुलर डेट में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी कैपिटल है उसमें। ओके, और इनकम स्टेटमेंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं, वो शो करती है रिजल्ट और ऑपरेटिंग ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड में आपने कितना कमाया है या कितना गवाया है, वो रिजल्ट दिखाती है आपको। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। चलिए आगे देख लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहली है हमारे पास कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड्स होता है वो पास्ट पीरियड का होता है, ठीक है। वो सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पर ही बनाया जाता है। सेकंड है हमारे पास कि जो भी इसमें आइटम हम डालेंगे उसको एक्सप्रेस करेंगे इन मॉनेटरी टर्म, मींस मनी में, रुपीज में। इंडिया में रुपीज चलते हैं तो रुपीज में करेंगे, ठीक है। अगर आप यूएस में बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तो उसको हम करेंगे डॉलर्स में। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बैलेंस शीट के द्वारा। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता चल जाता है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता चल जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा। ओके, अब बैलेंस शीट क्या करती है? हमें कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन बताती है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मींस एक पर्टिकुलर डे पे कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं। एक ईयर में एसेट्स नहीं होते, एक पर्टिकुलर डेट में कितने एसेट्स हैं, ठीक है। अगर आपने पिछले साल आपके पास 10 लाख के एसेट्स थे, आपने एक साल में उसमें से बेचा, परचेज किया, कुछ किया, वो आप नहीं ऐसे रिकॉर्ड करोगे कि इतना परचेज हुआ, सेल हुआ। बैलेंस शीट में आता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मींस 31 मार्च 2023 को आपके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है। बैलेंस शीट एक सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस है। जो सिंपल सी अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारे पास, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी मीन शेयर होल्डर फंड, जो आपने +1 में की थी ना। जो बेस है अकाउंटिंग का, ऑलवेज इक्वल रहती है एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल के। अगर आपको पता नहीं है क्यों रहती हैं, कैसे रहती हैं, तो मैं आपको +1 की वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वो चेक कर लीजिए, आपको वहां से पता चल जाएगा कि कैसे ये इक्वल होते हैं आपस में। चलिए आगे देखते हैं हम नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे पास टोटल 7 पॉइंट्स हैं जो हम कवर करेंगे उसमें से नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। सबसे पहला है हमारे पास रिकॉर्डेड फैक्ट्स, दूसरा है कन्वेंशंस, तीसरा है अकाउंटिंग कंसेप्ट, चौथा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स,
पांचवा है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, छठा है एस्टीमेट्स और सातवां है सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब देखिए सबसे पहला हमारे पास नेचर है रिकॉर्डेड फैक्ट्स। अब क्या है रिकॉर्डेड फैक्ट्स का मीनिंग क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं वो बेसिस ऑफ एविडेंस ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कोई उसका प्रूफ होना चाहिए, जैसे कोई भी वाउचर, सेल बिल, परचेज बिल, उसके बेस पे ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं बुक्स पर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कन्वेंशन। कन्वेंशन का मीनिंग क्या है, अभी अकाउंटिंग की जो भी कन्वेंशन हैं उसको फॉलो करके ही हम अकाउंटिंग बुक्स में अपना रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को, सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ओके। अकाउंटिंग कन्वेंशन को यूज़ करने से हमारे पास एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशंस आती हैं कंपनी की, और स्टेटमेंट जो भी होती हैं हमारी फाइनेंशियल वो रिलायबल हो जाती हैं, ठीक है। हम एक्सपेंसेस जो इन फ्यूचर होने वाले लॉसेस भी हैं उसको भी रिकॉर्ड करते हैं कन्वेंशंस के बेस में, इसलिए हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग कंसेप्ट, मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जब भी प्रिपेयर करते हैं वो हम अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करके ही प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें क्या बताता है कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो लगातार चलता ही जाएगा, ईयर ऑन ईयर काफ़ी साल चलेगा, इसलिए हम उसके एसेट्स को बैलेंस शीट में लिख कर रख लेते हैं और उसका ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर में उठाते हैं, ओके। नेक्स्ट नेचर है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए हुए हैं कंपनी एक्ट 2013 में, जो मैंडेटरी होते हैं हमारे पास एक गाइडलाइन जो प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शंस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब हर एक बिजनेस को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज की सिलेक्शन करनी पड़ती है कि वो किस पॉलिसी के साथ अपनी जो अकाउंटिंग है उसको कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज आप ईयर ऑन ईयर चेंज नहीं कर सकते, एक बार जो अडॉप्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी बुक्स प्रिपेयर करनी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल मेजरली एवरी बिजनेस को अपनी डेप्रिसिएशन का मेथड तो सिलेक्ट करना ही पड़ता है कि वो डेप्रिसिएशन अपने एसेट्स पे किस पॉलिसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, किस मेथड के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड लगाना है, या फिर कोई उनका एसेट है डिप्लेशन वाला, किलोमीटर वाला, काफ़ी प्रकार की डेप्रिसिएशन मेथड्स है आपके पास, तो उसमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास एस्टीमेट्स। अब एस्टीमेट्स बहुत ही ज़रूरी आइटम्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते टाइम, बिकॉज इसके साथ आप एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन अपनी नहीं निकाल सकते, इसके बिना, सॉरी, साथ नहीं, ओके। बिकॉज देखिए अब जब आपके पास फिक्स्ड एसेट्स की एस्टीमेट लाइफ ही नहीं होगी तो आप उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली, ठीक है। सेवंथ एंड लास्ट नेचर है सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारी, ये सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। अगर आपने अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी है तो आप किसी को अपनी बैलेंस शीट देते हो तो वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देख सकता है, जज कर सकता है कि आप फाइनेंशियली वीक हो या स्ट्रांग हो। और अगर आपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखानी है तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देखी जा सकती है, ठीक है। मैं इससे इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ अलग से स्पेशल, क्योंकि अगर आपने किसी ने भी चैप्टर वो नहीं किया, शेयर कैपिटल छोड़ दिया है, तो आप इस चैप्टर में समझ लो बैलेंस शीट तो समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये बैलेंस शीट है, 3-4 चैप्टर इसके साथ लिंक है। नेक्स्ट चैप्टर भी आपको बैलेंस शीट उसमें भी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आप कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता होगा तभी आप उसको कंपेरिजन उसका कर पाएंगे और कॉमन साइज उसकी बैलेंस शीट बना पाओगे, ठीक है। अगर आपने शेयर कैपिटल में नहीं भी की तो आज तो करनी ही पड़ेगी, तो चलिए करते हैं इसको फटाफट से। इन शॉर्ट मैं आपको बैलेंस शीट का मीनिंग समझा देता हूँ। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो समरी होती है
शेयर कैपिटल की लायबिलिटीज़ के एसेट्स ऑफ द कंपनी, मीन्स कितने कंपनी के पास एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कितने उसके पास एसेट्स हैं, उसके अगेंस्ट कितनी लायबिलिटीज़ हैं, और इक्विटी कैपिटल जिसको बोल देते हैं हम, या फिर शेयर बोल देते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर फंड्स, वो कितना है, मीन्स जो ऑनर्स ने पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। अब हम सिंपली फॉर्मेट करते हैं इसका जो प्रिस्क्राइब्ड है पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में जो भी हमें दिया हुआ है वो पूरा एज इट इज़ ही आपने लिखना है, कुछ भी आपने उसमें चेंज नहीं करना। जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, क्योंकि ये 1 पेज बैलेंस शीट होती है, इसके साथ आपकी नोट्स लगते हैं। कोई भी आपने वर्किंग दिखानी है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ लिखना है, तो वो नोट्स में ही लगेगा। जो नोट टू अकाउंट्स हम साथ थोड़े थोड़े समझ लेंगे, लेकिन मैं अलग से भी आपको एक लेक्चर दूंगा नोट्स टू अकाउंट्स पर भी। अब बैलेंस शीट हमारी हॉरिजेंटल फॉर्म में नहीं बनती कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। जैसे आपने पहले जो बैलेंस शीट बनाई पार्टनरशिप में, एनपीओ में और अपने +1 में जो बनाई थी वो कैसे थी, जो लेफ्ट साइड थी उसमें लायबिलिटीज एंड कैपिटल डाल दिया, और जो राइट साइड थी वहां पर आपने सारे एसेट डाले होते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, आपने वर्टिकल बनाना है, पहले बनेगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और उसके बाद टोटल लगाने के बाद आप लिखोगे एसेट्स, सारे के सारे जितने भी आने हैं, ओके। तो चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लिखिए नेम ऑफ द कंपनी, जो भी नेम होगा वो आ जाएगा। फिर आ जाएगा बैलेंस शीट एज डेट, एक पर्टिकुलर डेट में बैलेंस शीट बनती है, ऐसे नहीं पीरियड की नहीं बनती, फ्रॉम दैट टू डेट नहीं बनती। बैलेंस शीट ऑलवेज एज एट डेट बनती है, मीन्स एक पर्टिकुलर डे पर कितने बैलेंसेज है एसेट्स के, कितने लायबिलिटीज के, और कितना शेयर कैपिटल है हमारे पास, ओके। बैलेंस शीट में 4 कॉलम बना लीजिए अपने। पहला कॉलम बन जाएगा हमारा पर्टिकुलर का, दूसरा बन जाएगा नोट नंबर का, तीसरा बन जाएगा फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग ईयर्स, और चौथा और लास्ट कॉलम बन जाएगा हमारा फिगर्स एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। अब पर्टिकुलर्स में तो हम मेन हेड्स लिखेंगे, सब हेड लिखेंगे और आइटम्स लिखेंगे जिसका हमने अमाउंट डालना है, ठीक है। नोट नंबर में उस आइटम के साथ, पर्टिकुलर आइटम के साथ जो नोट आप अटैच करोगे, कोई भी कैलकुलेशन अपनी शो करनी है, वहाँ पर वो नोट नंबर आ जाएगा। जो भी हो 1 2 3 4 5 शुरू करते ऐसे चलते जाएंगे, ओके। उसके बाद जो करंट रिपोर्टिंग पीरियड की फिगर्स डालनी है, मीन्स वो जिस ईयर की आप बैलेंस शीट बना रहे हो वो डल जाएगी, और लास्ट कॉलम में आप डालोगे प्रीवियस ईयर की फिगर्स, जो भी पिछले साल आपकी बैलेंस शीट फाइनल हुई थी उसकी यहाँ पर फिगर आने वाली है, ओके। तो बैलेंस शीट में सबसे पहली आइटम हमारे पास आ जाएगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जो मेन हेड है हमारे पास जिसका हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। उसके अंदर आपका जो सब हेडिंग आ जाएगी वो आ गया आपका शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर फंड्स के अगेंस्ट आ जाएगी आपकी 3 आइटम। शेयर होल्डर फंड्स मीन्स जो ऑनर्स होते हैं ना हमारे, जिनके पास हमारी कैपिटल है, शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के। अब 3 आइटम में सबसे पहले शेयर होल्डर का हक जो है वो है शेयर कैपिटल पे, जितनी भी कैपिटल उन्होंने इन्वेस्ट की हुई है, कितनी उसकी वैल्यू है, वो जहाँ पर लिखी जाएगी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर ओनली 1 सिंगल फिगर आनी है। नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट बनेगा आपका शेयर कैपिटल का, उसमें आपने पहले ही दिखा देना है ऑथराइज कैपिटल। मैं आपको वो भी साथ में ही समझा देता हूँ। उसमें सबसे पहले आप लिखोगे शेयर कैपिटल, उसके बाद आ जाएगी ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में आपकी दोनों ही कैपिटल आने वाली हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल भी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। कितनी कितनी ऑथराइज्ड हैं आप, वो ऑथराइज लिख के उसको खत्म कर देना। वो बैलेंस शीट में तो अमाउंट जाता नहीं है, ठीक है, लेकिन नोट्स अकाउंट्स में आपने वो बताना होता है कि हम इतनी कैपिटल के ऑथराइज्ड हैं। उसके बाद आ जाएगी आपकी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल भी आपकी बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, वो भी आपकी जहाँ पर लिख कर ही आपने बताना है, प्रेफरेंस शेयर की अलग से और इक्विटी शेयर की अलग से। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, उसका टोटल, ये भी आपका बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, ओके। उसके बाद आपकी आ जाएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपके पास 2 आइटम्स आ जाएंगी, एक तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। अगर तो आपकी कैपिटल फुली कॉल्ड अप और फुली पेड अप हो चुकी है तो फिर तो जहाँ पर सिंपली आ जाएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका टोटल आ जाएगा बाहर ईयर एंड के अमाउंट में, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में सेकेंड आइटम आपकी आ जाएगी
सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब दो केसेस इसमें हो सकते हैं, एक तो कंपनी ने ही कॉल अप कैपिटल ना की हो फुली, तब भी इसमें ही आएगी। अगर कंपनी ने फुली कॉल्ड अप की है लेकिन लोगों ने एरियर किया हुआ है, पेड अप फुल नहीं की, तब भी इसमें ही आएंगी। ठीक है, दोनों आइटम इसमें ही आने वाली हैं। ओके, अब क्या करना है आपने, अगर आपके पास कंपनी ने कम कॉल की हुई है तो आपने उसकी जितनी है कॉल वो शो कर देनी है। वो तो सिंपल है, आपने जितनी कॉल्ड अप है उतना लिख देना है कि डैश परसेंटेज ऑफ रेफरेंस शेयर्स एट द रेट इतना फेस वैल्यू, कॉल्ड अप इतने, जितने कॉल्ड अप है उतनी वैल्यू बाहर आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन दूसरा केस है जिसमें फुली कॉल्ड अप हो लेकिन एरियर हो, उसमें क्या करोगे, उसमें लिख देंगे प्रेफरेंस या इक्विटी से जितने भी हैं, जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर आपने इशू किए एट द रेट इतने कॉल्ड अप, उसमें से करोगे लेस कॉल्स इन एरियर, जितना भी कॉल्स इन एरियर है उसको आप लेस कर दोगे। ठीक है, और आपका नेट अमाउंट निकल के बाहर आ जाएगा। अब बैलेंस शीट में जो फिगर जाएगी वो जाएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल की। ठीक है, उसमें दोनों ही देख लेंगे आप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, जितनी भी है इन दोनों ही चीज़ का टोटल लगा के हम बाहर ले जाएंगे और इसको लिखेंगे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के अंदर। नोट नंबर में लिख दोगे नोट नंबर 1 और फिगर्स में आ जाएगा करंट रिपोर्टिंग पीरियड की में। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। अब कंपनी के जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे के सारे रिजर्व इसमें ही आएंगे। ठीक है, वो नोट साथ में अटैच हो जाएगा, उसका टोटल आपने यहाँ पर लिखना है और नोट में आपने उसको डिस्क्राइब करना है आपके पास कौन कौन से रिजर्व्स हैं। ठीक है, और सरप्लस का मतलब क्या है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जितना आपने बैलेंस रखा है बैलेंस शीट में, जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है डिविडेंड एज ए डिविडेंड बट लेकिन आपने किया नहीं है और रिटेन करके रखा हुआ है, उसको हम सरप्लस बोलते हैं। ओके, इसका नोट भी क्लियर बनेगा, उसमें आप बताओगे कितना आपके पास ओपनिंग बैलेंस था रिजर्व का, उसमें से आपने कितना ऐड किया और कितना यूटिलाइज किया और उसमें से कितना क्लोजिंग बैलेंस आपका निकल के आया। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से अगर जब हम सम करेंगे उसमें आपका ये नोट्स क्लियर हो जाएंगे। आज हम फॉर्मेट में ही फोकस करते हैं प्रॉपरली। अगर मैं सबके नोट्स आपको साथ में साथ समझाता गया तो जो बैलेंस शीट बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, जो देखना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी और रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब ये क्या होता है, जो सिंपल से एक पैसा है जो कंपनी ने शेयर होल्डर जो बन सकते हैं इन फ्यूचर, उनको वारंटी दी हुई है कि आपको हम इतनी वैल्यूएशन पे शेयर होल्डर बना लेंगे। मीन्स कन्वर्टेबल नोट उनको दिया गया है कंपनी के द्वारा। वो चाहते हैं कि उन्होंने पैसा तो दे दिया है कंपनी को, लेकिन वो कंपनी को अभी शेयर कैपिटल सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने। ठीक है, पैसा दिया कि कंपनी बढ़ जाए, हम इतना लोअर और इतना हाई पे जाएंगे, जब इतनी वैल्यूएशन आपकी कंपनी की हो जाएगी, मतलब एक शेयर की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे शेयर कैपिटल में। ठीक है, चलिए सेकंड सब हेड की ओर चलते हैं और सेकंड सब हेड हमारे पास आ गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब जब किसी ने शेयर अप्लाई किए हो लेकिन कंपनी ने अभी तक उनको शेयर अलॉट नहीं किया, सपोज आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थी 15 मार्च, ठीक है, लेकिन जो आपने अलॉटमेंट की डेट डिसाइड की हुई है वो आपने की है 1 मई। 1 मई को आपने अलॉटमेंट करनी है। इसमें क्या हो गया, एक फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेशन आप रिसीव कर रहे हो और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप अलॉटमेंट दे रहे हो। तो आपका जो फाइनेंशियल ईयर एक जो खत्म हो गया उसमें आपके पास पेंडिंग अलॉटमेंट मनी रहेगी ना, उसमें आपने अलॉटमेंट नहीं की, एप्लीकेशन मनी आपके पास पेंडिंग है। ओके, तो उसको आपने बैलेंस शीट में लिखना है 31 मार्च को, जब आप बैलेंस शीट अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म करते हो तो लिखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी थर्ड पर, और फोर्थ है हमारे पास करंट लायबिलिटी। अब इसमें दोनों में ही फोर आइटम्स हैं। ओके, तो ये याद रखना इसलिए इजी हो जाएगा क्योंकि इसमें जो आइटम्स 4 नंबर्स हैं उसमें 3 तो कॉमन ही है। ओके, एक दोनों में डिफरेंट है। जैसे कि नॉन करंट लायबिलिटी में आपके पास पहली आइटम आ जाएगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और करंट लायबिलिटी के उसके अगेंस्ट ही पहली आइटम आ जाएगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट तो लॉन्ग टर्म ही होता है ना, तो करंट होता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, उसको हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं जो शॉर्ट टर्म पीरियड की होती हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म पीरियड की जो होती है नॉन करंट लायबिलिटी होती हैं। ओके, और जो सेकंड आइटम डिफरेंट है वो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आएगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, लेकिन करंट लायबिलिटी के अंदर आएगी ट्रेड पेबल।
आगे जो थर्ड आइटम है हमारे पास वो है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, और उसके बाद आ जाएगी अदर करंट लाइबिलिटीज़, जहाँ पर उसको शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ बोल सकते हो, आप करंट लाइबिलिटी ही लिख लो। ओके, दोनों में सेम सेम है ना। और जो फोर्थ आइटम है उसमें डी आइटम जो फोर्थ आ गई लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएगी, और करंट लाइबिलिटी में आएगी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, याद रख लीजिए, चार आठों आइटम ईजी हो जाती हैं, इसमें दो ही डिफरेंट है, तीन तीन तो सेम है दोनों में। ओके, अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती क्या है? लॉन्ग टर्म बोरो जब आप एक लंबे समय के लिए लोन ले लेते हो, बैंक से ले लेते हो, या फिर डिवेंचर्स इशू कर देते हो, बॉन्ड्स वगैरह जो भी, उनको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो एक दो फाइनेंशियल ईयर में फॉल करती है बोरोइंग, उसमें हम लॉन्ग टर्म बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। जो नेट आपके पास टैक्स लाइबिलिटी निकल के डेफर्ड हुई वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ये भी आपके जो सरकार को आपने पे करना होता है इन फ्यूचर, वो वाला टैक्स है जहाँ पे। ओके, और नेक्स्ट आइटम है हमारे पास अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आपके पास आ जाएंगे जैसे ट्रेड पेबल, जो गुड्स एंड सर्विस के लिए अगेंस्ट होते हैं ना, जो क्रेडिटर हमारे, उनको बोलते हैं ट्रेड पेबल, वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए हो ट्रेड पेबल, कितने हो 12 मंथ से हायर पीरियड के लिए जो हैं ट्रेड पेबल हमारे पास आउटस्टैंडिंग, वो हमारे हो जाते हैं लॉन्ग टर्म। ओके, और उसके बाद आपके आ जाएगी लास्ट आइटम लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आपने कोई भी प्रोविजंस रखी हुई हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जैसे कि आपके एसेट्स पे हो जाती हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन की प्रोविजन वगैरह, वो लॉन्ग टर्म के लिए आप क्रिएट करते हो ना, वो सारी आ जाएगी इसमें। ऐसे ही आगे हम देख लेते हैं करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगी सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो भी आपने शॉर्ट टर्म के लिए आपने लोन लिया हो, जैसे हम करंट लिमिट भी बोल देते हैं, सीसी लिमिट, क्रेडिट लिमिट, जो आपने इन्वेंट्री पे ली होती है, वो आप मंथली बेसिस पे आपको लिमिट आती रहती है, आपको यूटिलाइज करते हो तो पे कर देते हो, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, उसको बोल देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल वो वाले क्रेडिटर जिनका पीरियड 12 मंथ से कम हो। जो 12 मंथ से ज़्यादा है वो तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में चला जाएगा। जो 12 मंथ से कम है, 6 मंथ है, 3 मंथ है, 4 मंथ है, कुछ भी पीरियड है, वो हमारा आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। नेक्स्ट आपके पास है अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज में आपके आ जाएंगे एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, वो पेमेंट करनी है आपने, या फिर शॉर्ट टर्म टैक्सेस वगैरह, और या फिर आपकी प्री रिसीव इनकम जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए रिसीव कर ली है एडवांस में। और लास्ट आइटम आ जाएगी आपकी लाइबिलिटीज़ के हेड के अंदर ऑनली शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन आप बैड डेट की क्रिएट करते हो थोड़े समय के लिए, वो ऐसी कोई भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपने क्रिएट की हो, वो जहाँ पर टोटल आ जाएगा उसका। ओके, अब इसके बाद आप इक्विटी एंड लायबिलिटी के कॉलम का टोटल लगा लोगे, जो आपके पास बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं हम हमारे सेकंड आइटम जिसको हम बोलते हैं एसेट्स, और उसमें दो आइटम्स आपके पास आ जाएंगी, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हम नॉन करंट एसेट्स देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला एसेट्स हमारे पास आ जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। उसमें हमारे पास तीन टाइप के एसेट्स आ जाते हैं, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। टेंजिबल एसेट्स का मीनिंग वो एसेट जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लाइक अ बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर्स, ये सारे हमारे क्या हैं, टेंजिबल एसेट्स होते हैं। ओके, और सेकंड हमारे पास इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स वो हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी, जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लाइक ट्रेड मार्क, कॉपी राइटिंग, गुडविल, ये सारे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ओके, और नेक्स्ट आइटम है हमारे पास कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि कोई एसेट्स अभी बन रहा है, बना नहीं है, एज अ डेट ऑफ 31 मार्च, कोई जिस भी फाइनेंशियल ईयर में क्लोजिंग कर रहे हैं उस डेट पे ये एसेट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक हमारी कॉस्ट इतनी लग गई है उस पर, मीन्स पैसा इतना हमारा लग गया है लेकिन अभी एसेट कंप्लीट नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है। लाइक बिल्डिंग बन रही है आपकी, अगर कोई भी बिल्डिंग बनती है उसको 1-2 साल तो लग ही जाते हैं। ठीक है, जब तक जो जे एसेट कंप्लीट नहीं होता तब तक हम इसे वर्क इन प्रोग्रेस ही रखते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ओके,
नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अब इंटेंजिबल एसेट्स पे भी हम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एसेट्स अभी तक फाइनल नहीं होकर आया। जैसे हमने पेटेंट कोई रजिस्टर फाइल किया हुआ है, उस पर खर्चा कर दिया, लेकिन वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। एट डेट ऑफ बैलेंस शीट, कोई भी बैलेंस शीट जब हम बना रहे हैं ना, उस डेट पे ऐसा अगर कोई इंटेंजिबल एसेट्स है जो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, वो इस हेड में आएगा। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, अभी डेवलप हो रहा है वो। नेक्स्ट हेड आ जाएगा हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जितनी भी हमने की हुई हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी हो जाती हैं? मीन्स किसी और बिजनेस में पैसा लगाना, लेकिन लंबे समय के लिए, हमने वो बेचना नहीं है, वो लंबे समय के लिए किसी और बिजनेस के शेयर खरीद लिए, या फिर कोई गवर्नमेंट स्कीम में हमने इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में कर दिया, लॉन्ग टर्म के लिए किया हो अबव 12 मंथ, उस इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ पर लिखते हैं। ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट। अब अगर डेफर्ड टैक्स हम लेना बनता है सरकार से, तो वो हमारा एसेट बन जाएगा। आगे अगर हमें सरकार को देना बनता है तो वो हमारी लाइबिलिटी में जाएगा। जहाँ तो ये लाइबिलिटी में जाएगा, जहाँ फिर एसेट्स में आएगा, दोनों साइड नहीं आ सकता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ लॉन्ग टर्म के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया या फिर सप्लायर को दे दिया, किसी को भी लॉन्ग टर्म लोन दे दिया या एडवांस दे दिया, कुछ आप 2 साल में इसको दे सकते हो, 3 में दे सकते हो, वो सारी आइटम्स यहाँ पर आएगी हमारे पास। ओके। और सारी डिटेल, जिस भी एसेट की डिटेल हो, चाहे जो भी लाइबिलिटी की डिटेल हो, डिटेल्स आपने साथ में अटैच करना है नोट टू अकाउंट्स। आगे हमारे पास आ गए अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास सारी आइटम आ जाएंगे जो रह गई हैं, जो हमारे लंबे समय के एसेट्स हैं, लेकिन हम है ऊपर की कैटेगरी में नहीं आ रहे, वो फॉल नहीं हो रहे। उसके बाद हमारे पास आ गए करंट एसेट्स। करंट एसेट में सबसे पहली आइटम हमारे पास आ जाएगी करंट इन्वेस्टमेंट। मींस हमने किसी और जगह पैसा लगाया है बिजनेस का, लेकिन लगाया छोटे पीरियड के लिए, ज़्यादा लंबे पीरियड के लिए नहीं लगाया। उसके बाद हमारी आ जाती है इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज मीन्स कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है बिजनेस में एज ए इन्वेंट्री। ठीक है, वो मीन्स कितने गुड्स हैं एट अ डेट ऑफ टाइम जो रेडी टू सेल हैं, या फिर वर्क इन प्रोग्रेस है उनका भी, या फिर रॉ मटेरियल है आपके पास। वो 3 टाइप की हो सकती हैं इन्वेंट्री का। अगर आपको नहीं पता इन्वेंट्री बारे में, मैं आपको +1 की वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर वो जाके देख लीजिए, इन्वेंट्री का टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल्स। मीन जो डेटर्स होते हैं जिनको हम उधार पे गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, और जितने भी बंदे होंगे उनकी लिस्ट साथ में नोट टू अकाउंट्स के साथ अटैच हो जाएगी। नोट टू अकाउंट बन जाएगा हमारा, वो अकाउंट जो भी नंबर होगा नोट्स का वो यहाँ पर लिख देंगे हम, और फिगर टोटल आ जाएगी, लेकिन लिस्ट साथ में अटैच करनी है, जिसको हम बोलते हैं नोट टू अकाउंट्स। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस कितना आपके पास कैश इन हैंड है, कितना कैश इन बैंक है। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ बैंक्स में आपके कितने पैसे पड़े हुए हैं, आपके पास 2-3 बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं ना। ओके, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जितना भी है उसका भी आप नोट बनाएंगे, कल एक एक चीज़ के आप हेड वाइज उसको टोटल लगा के जहाँ पर टोटल लिख दोगे। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है किसी भी एम्प्लॉयज़ को, या फिर सप्लायर को, या किसी भी बंदे को, एक छोटे समय के लिए 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए दे दिया किसी को लोन, वो यहाँ पर आएगा। अगर लॉन्ग टर्म दिया तो वो तो ऊपर आना था। ठीक है। बैलेंस शीट की लास्ट आइटम है हमारे पास अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में इंक्लूड होगा जो प्री पेड है हमारे एक्सपेंसेस, हमने पहले ही एडवांस में पे करके रखे हुए हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही यूज़ हो जाएंगे, तो है तो करंट ही ना, वो आ जाएंगे। और उसके बाद अगर आपकी कोई एक्रूड इनकम है, आपके पास पैसे नहीं आए, इंटरेस्ट एक्रूड है, या कमीशन रिसीव करने वाला है, कोई इनकम है लेकिन वो अभी रिसीव नहीं हुई, एक्रूड है। ठीक है। ओके, ऐसी आइटम्स इसके बीच आ जाती हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा सारे के सारे बैलेंस शीट, और इसका भी हम लगा देंगे टोटल, दोनों ही आइटम्स का, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का। तो जो टोटल हमारा टैली होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी के टोटल के साथ, जो दोनों टोटल आपस में टैली हो जाएंगे, तो आपका जो बन जाएगा कंप्लीट बैलेंस शीट।
सिंपल सा फॉर्मेट है, कंपनी एक्ट के द्वारा हमें प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, वैसे ही हमने स्टेटमेंट बनानी है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जैसे बैलेंस शीट में भी मैं कुछ नहीं चेंज नहीं किया था, ठीक है। इसके साथ नोट्स लगेंगे डिटेल के, कुछ भी आपने अगर किसी भी चीज़ की डिटेल देनी है तो उसका नोट साथ में अटैच हो जाएगा। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मेट को। सबसे पहले लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, और 4 कॉलम बना लीजिए इसके, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, फिगर फॉर द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर्स फॉर द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। अब पर्टिकुलर्स में आपके हेड्स आ जाएंगे जिसके अंदर अंदर आपने कुछ भी इनकम या एक्सपेंस किए होंगे वो आएंगे, और नोट नंबर में आपने उस एक्सपेंस और इनकम के रिलेटेड अगर कोई नोट बनवाया है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ओके, और फिगर फॉर करंट ईयर, जो करंट रिपोर्टिंग पीरियड है ना, उसमें आपका करंट ईयर के रिलेटेड फिगर्स आ जाएंगी इस साल की, और जो प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड में उसमें आपकी पिछले साल की सारी फिगर्स आएंगी। ओके, सबसे पहली आइटम है हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो मेन हम कमाई करते हैं ना अपने ऑपरेटिंग से, जो भी हम काम कर रहे हैं सेलिंग और परचेजिंग का, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग का, कुछ भी आप काम कर रहे हैं उसके जो आपको मेन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सिंपली आपके पास नेट सेल्स आ जाएगी, आपने जितनी भी की है। नेट सेल मीन्स टोटल सेल माइनस रिटर्न्स, अगर आपकी कोई रिटर्न्स वगैरह आती हैं तो वो नेट सेल आपके पास आ जाएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। ओके, और सेकंड आइटम आ जाएगी आपकी, वो भी इनकम है, कितने, अदर इनकम। अगर आपने ऑपरेशनल इनकम से अलावा कोई और इनकम जनरेट की है तो वो अदर इनकम्स में आ जाएगी। लाइक आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस पर आपको डिविडेंड मिल गया, वो आपकी अदर इनकम आ गई ना। आप ऑपरेशन तो वो नहीं कर रहे ना, उसमें आपका ऑपरेटिंग तो कुछ भी नहीं है, और जस्ट आपने एक इन्वेस्टमेंट की थी, आपके पास पैसे थे, उसमें से आपको डिविडेंड दे रही है दूसरी कंपनी जिसमें आपने पैसा लगाया था। ओके, अब इन दोनों का टोटल लगा देंगे हम, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। जो आपने टोटल कमाई की है पूरे साल में वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। इन दोनों का नोट पर्टिकुलर जो भी है बन जाएगा अलग अलग से, पहला नोट नंबर 1 और दूसरा नोट नंबर 2 बन जाएगा अदर इनकम का। जो भी इनकम आपने अदर में 4 जनरेट की, 10 जनरेट की, वो सारी की सारी नोट में लिख के आप यहाँ पर ओनली टोटली लिखोगे। ओके, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपने सेल्स को टोटल लगा के उसमें से रिटर्न लेस करके दिखा के अपना नोट प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट आइटम हमारे पास आ जाएगी बोथ एक्सपेंसेस। अब इनकम से हम एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब टोटल रेवेन्यू तो हमने निकाल लिया है, मीन्स टोटल इनकम निकाल ली है। अब हम देखते हैं कौन कौन से एक्सपेंसेस डालेंगे ताकि हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो सके। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहला आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मीन्स कितना मटेरियल आपने कंज्यूम किया है, इतना ऊपर जितना रेवेन्यू आपने जनरेट किया है ना, उतना रेवेन्यू जनरेट करने में। ओके, वो उसका पूरा एक नोट बनेगा, उसमें कैलकुलेशन होगी पूरी कि आपने कितना मटेरियल परचेज किया था, उसमें से कितना आपके पास क्लोजिंग पे पड़ा हुआ है और कितना आपके पास ओपनिंग था। वो करने के बाद आपके पास कंज्यूम मटेरियल निकल के आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने क्या करना है, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ये करने के बाद आपके पास जो नेट निकल के आएगा वो मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर होगा। वो आपने वर्किंग नोट नहीं, नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर कर देना है। नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करने में उसमें जो नेट निकल के आएगा आपका, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा। ओके, अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका निकलेगा मैन्युफैक्चरिंग टाइप ऑफ बिजनेस में, जो आप अपना सामान लेकर उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम देखते हैं रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में ना, वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। उसमें आप देखोगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है।
अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसमें आप निकालोगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप दोनों ही करते हो, ट्रेड भी करते हो साथ में साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, तो दोनों ही स्टॉक निकल के आ जाएंगे। ओके, अब परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड कितना आ जाएगा, कितना आपने स्टॉक खरीद कर रखा हुआ है जो आपने बेचा है इस पर्टिकुलर ईयर में। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब तीन टाइप के आपके पास स्टॉक हैं, तीनों ही टाइप के स्टॉक्स में आपने देखना है कितनी उनकी इन्वेंट्रीज में चेंज आया है। ओके, फिनिश गुड्स में आपके पास कितना चेंज आया है और वर्क इन प्रोग्रेस में कितना चेंज आया है, जो स्टॉक इन ट्रेड जो पड़ा हुआ है उसकी इन्वेंट्री में कितना चेंज आया है। तीनों की आप नोट बनाओगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करोगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसका पॉजिटिव आए वैल्यू चाहे नेगेटिव आए वो कैलकुलेट कर लेना है। ऐसे ही वर्क इन प्रोग्रेस का भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देना है। और जो हमारी गुड्स है हमारी ट्रेड के लिए स्टॉक इन ट्रेड, जिसको हम रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, तो स्टॉक इन ट्रेड भी है हमारे पास। कुछ मटेरियल हमने सीधा ही बेचने को रखा हुआ है या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने को रखा है, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। उसमें भी ओपनिंग क्लोजिंग आप करोगे तो जो बैलेंस निकल के आएगा, इन तीनों बैलेंसेस का आप टोटल लगा लोगे, वो नेट आपके पास पॉजिटिव आता है चाहे नेगेटिव आता है, वो जो भी है आपने निकाल के P&L में यहाँ लिख देना है। ओके, जितना भी चेंज हुआ है। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस आप कितने कर रहे हो वो आप यहाँ पर लिखोगे। उस बेनिफिट मीन्स एम्प्लॉय को क्या क्या पेमेंट कर रहे हो, उनकी सैलरी, उनके वेजेस, बोनसेस, लीव इनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, कोई भी आप कर रहे हो मेडिकल वगैरह, जो भी आप एम्प्लॉयज़ पे खर्चा कर रहे हो वो सारा यहाँ पर आ जाएगा और उनका टोटल लग के जितने भी खर्चे हैं सारे एक ही हेड में चल जाएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। ओके, अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का आप नोट प्रिपेयर करोगे, उसमें इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में बाइफरकेट करके भी आप दिखा सकते हो, दिखाना भी है आपने। ठीक है, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास हो जाएंगे वेजेस, बोनस एंड लीव इनकैशमेंट, वो टोटल लग जाएगा। इनडायरेक्ट हो जाएंगे सैलरी, बोनस, लीव इनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कंपोजिशन एक्सपेंसेस कुछ भी है। ओके, जो लेबर का बोनस एंड लीव इनकैशमेंट है वो तो आपका जाएगा डायरेक्ट में, और जो स्टाफ का है जो सैलरी के साथ मिलता है स्टाफ का ऑफिस वर्कर का, उन वो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जैसे आपने +1 में किया ही था। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मींस जितना भी कंपनी को खर्चा हो रहा है एक फंड रेज करने में। फंड वो एक लोन भी रेज कर सकती है या फिर जो डिवेंचर से भी ले सकती है पैसा ना, जितने भी पैसे आप कहीं से भी ले रहे हो उसमें जो भी आपको फाइनेंसिंग कॉस्ट पै रही है, जो भी उस पर इंटरेस्ट लग रहा है या फिर उसकी कोई प्रोसेसिंग फीस या फिर डिवेंचर्स के मुकाबले में आपने प्रीमियम दे दिया, ठीक है, रिडम्पशन पर उनको, या फिर डिस्काउंट दे दिया इशू टाइम, ये सारी चीज़ें आपकी फाइनेंस कॉस्ट में जाएगी। इनका सारा टोटल लगा के आप यहाँ पर निकाल के लिख दोगे। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है, जो भी हम उनकी एसेट यूज़ करते हैं ना, टेंजिबल एसेट्स, उनकी जो भी वैल्यू डिक्रीज़ होती है, मीन्स उनकी वैल्यू में कोई डिक्रीज़ आता है, या जितनी हमने उनकी यूज़फुल लाइफ से उनका पीरियड उतना यूज़ कर लिया है और रिमेनिंग लाइफ कम कम होती जा रही है ना, उतने अमाउंट को आप राइट ऑफ करते हो प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, दूसरा वर्ड है आपके पास अमोर्टाइजेशन। अब अमोर्टाइजेशन भी डेप्रिसिएशन ही होती है, लेकिन ये लगते हैं इनटेंजिबल एसेट्स पर। ओके, लास्ट आइटम हम डालेंगे एक्सपेंसेस में, वो है हमारे पास अदर एक्सपेंसेस। सारे ऊपर एक्सपेंसेस देखने के बाद अगर आपके पास कुछ एक्सपेंसेस बच जाते हैं वो सारे के सारे अदर एक्सपेंसेस में ही डालने हैं आपने, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रेंट, सैनिटरी एक्सपेंसेस, जितने भी सारे जो खर्चे हैं आप अदर एक्सपेंसेस में डालोगे। इसको नो टू अकाउंट्स इसका प्रिपेयर कर लोगे और सारे एक्सपेंसेस 1 बाय 1 डाल के टोटल लगा के आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसका टोटल डाल दोगे।
इसके बाद आप लगा लीजिए टोटल एक्सपेंस का, कितना टोटल हो गया एक्सपेंसेस का, ठीक है। और थर्ड और फोर्थ हमारे पास दो आइटम निकल के आ जाएगी। थर्ड थी टोटल रेवेन्यू जो 1 + 2 करके हमारे पास निकला था। अब फोर्थ आ गई, फोर्थ में हम टोटल कर लीजिए सारी आइटम का। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलेगा 3 - 4। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस किया तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल के आ गया। ये पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट हुआ, नेगेटिव होगा तो उसे हम बोलेंगे लॉस। ओके, अब इसके बाद हम सिक्स्थ आइटम में लेस करेंगे टैक्स जो भी एप्लीकेबल है एज पर द लॉ ऑफ कंट्री। जितना भी है वो टैक्स हम माइनस करके यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालेंगे। क्या? प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, जितना भी बनता है आफ्टर टैक्स वो भी माइनस में आ जाएगा। अगर आपका लॉस है, पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन हम टीएस गरेवाल की बुक में से। हमें दिया हुआ है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ परफेक्ट सोल्यूशन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। हमारे पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन और मशीनरी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एडजस्टेड क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, सेल्स, सैलरी, बैंक ओवरड्राफ्ट, 10% venture issued at 1st April 2019, equity share capital shares of ₹100 each fully paid, preference share capital 1000, 6% preference shares 100 each fully paid और टोटल लगा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा हमें दिया हुआ है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ परफेक्ट सोल्यूशन लिमिटेड हैज प्रपोज द फॉलोइंग एप्रोप्रिएशंस। पहली है टू डिक्लेयर इक्विटी डिविडेंड एट द रेट 10%, और ब्रैकेट में आपको लिखकर दिया हुआ है प्रीवियस ईयर एट द रेट 9% था ऑन पेड अप कैपिटल, जितनी भी पेड अप कैपिटल उस पर। और सेकंड है आपके पास टू पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन फुल। थर्ड है टू ट्रांसफर ₹25,000 टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और फोर्थ है टू ट्रांसफर 2 लाख टू जनरल रिजर्व। उसके बाद दिया हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन अ मच डिटेल एज पॉसिबल फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज एट द डेट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। इलस्ट्रेशन के एंड में नोट भी लिखा हुआ है, नोट इग्नोर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इग्नोर करने को बोला है, तो हमने इनकम टैक्स के बारे में यहाँ पर कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने सोल्यूशन की ओर। सबसे पहले बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट। तो लिखिए परफेक्ट सोल्यूशन लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और करंट ईयर के अमाउंट आ जाएगा। प्रीवियस ईयर की वैल्यूज हमें दी नहीं है तो वो हम यहाँ पर यूटिलाइज कॉलम नहीं कर पाएंगे, इसलिए ओनली करंट ईयर का ही कॉलम यहाँ पे बनाएंगे। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास सबसे पहले आती है इनकम। इनकम हेड के अंदर आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मींस टोटल सेल जो है हमारी। ओके, देखिए अपने ट्रायल बैलेंस में हमें देखिए यहाँ पर ये सेल्स दी हुई है 10 लाख की, और सेल टर्न वगैरह नहीं दी, तो हमें कोई नोट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेट हमें सेल ऑलरेडी गिवन है, तो हमें कोई नोट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेट हमें सेल ऑलरेडी गिवन है, तो आप लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल जो लिखा हुआ है उसके सामने लिख दीजिए 10 लाख रुपीज़। ओके, अब क्वेश्चन में चेक कीजिए और कोई इनकम है। इसमें मैं आपको एक हैक बताता हूँ, ट्रायल बैलेंस में इनकम्स ऑलवेज क्रेडिट होती हैं। अगर आप इनकम फाइंड आउट कर रहे हो तो आपको क्रेडिट आइटम ही देख लेनी चाहिए पहले। ठीक है, तो पहली क्रेडिट आइटम हमारे पास सेल है, ये तो हमारी इनकम ने डाल दी। दूसरी है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हमारा क्या है, लायबिलिटी। तीसरा डिवेंचर्स है, ये भी हमारी लायबिलिटी है। और इक्विटी शेयर्स हैं तो प्रेफरेंस शेयर, ये दोनों कैपिटल के आइटम है। ठीक है, तो ये जो 5 आइटम्स है ये तो बैलेंस शीट में जाने वाली हैं, और कोई इनकम इसका मतलब है नहीं है, तो आपका टोटल रेवेन्यू जो आएगा वो 10 लाख रुपीज़ ही आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखेंगे हम सेकंड आइटम हमारी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहला है हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। वो कितना है, जहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एडजस्टेड 4 लाख, मीन्स हमें कंज्यूम्ड ही दे दिया है। एडजस्टेड मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक इसमें से एडजस्ट हुआ पड़ा है, आपने अलग से एडजस्ट नहीं करना।
इसलिए इसका नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जितना दिया हुआ है वो सारे का सारा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दोगे। चलो लिख देते हैं एक्सपेंस के सामने, जहाँ पर हमारा जो हमने लिखा है ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, इसके सामने लिख दीजिए 4 लाख रुपीज़। और आगे हमारे पास आ जाता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो वो हमें कोई भी जहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और नहीं भी लिखना चाहते तो नहीं भी लिखो, कोई चक्कर नहीं है। अगर आप ब्लैंक छोड़ कर आते हो, जीरो लिख सकते हो, देन ओके। अगर जीरो नहीं भी लिखना तो वो भी अच्छा है, वो भी गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है, ठीक है। ना ही लिखो, ज़्यादा अच्छा रहोगे, कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। आगे हमारे पास है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स वर्किंग प्रोसेस और स्टॉक इन ट्रेड, वो हमारे पास गिवन नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, वो जस्ट बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि ट्रायल में ही आपको गिवन है। तो नेक्स्ट आइटम आ जाएगी हमारे पास एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये देख लेते हैं हमारे पास है कि नहीं। और ये है वेजेस हैं और सैलरीज हैं, 2 आइटम्स हैं, तो इनका हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट पर पे कर लेते हैं, लिखिए पर्टिकुलर और अमाउंट, कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। पहला नोट बन जाएगा हमारा एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस हैं हमारे, देखिए कितने हैं ट्रायल में, 1,20,000 और सैलरीज है 80,000। तो ये ऐड कर दीजिए 1,20,000 और 80,000 लिख के, तो ये हमारे पास टोटल आ गया 2 लाख। और P&L में हम टोटल निकाल के बाहर लिख देंगे 2 लाख रुपीज, और नोट नंबर में आ जाएगा नंबर 1। ओके, आगे हमारे फॉर्मेट में आइटम है फाइनेंस कॉस्ट। हमारे फॉर्मेट में कौन सी आइटम आती है, फाइनेंस कॉस्ट, हमें कितनी फाइनेंसिंग की कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे कितनी कितनी आ रही है। अभी इस क्वेश्चन में हमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट वगैरह बताया नहीं है, डिवेंचर्स का हमें पता है क्योंकि डिवेंचर्स के सामने लिखा होता है 10% है, ठीक है, 10% डिवेंचर लिखा हुआ, इशूड ऑन 1 अप्रैल 2018 मीन्स साल के स्टार्टिंग में ही डिवेंचर इशू किए हुए हैं। 1 लाख के डिवेंचर्स हैं, उसका 10% कर लो तो ये हमारा बन गया 10,000। अगर 2-3 आइटम्स होती तो आप इसका नोट टू अकाउंट्स बना के उसको ऐड करके जहाँ पर दिखा सकते थे। अभी एक ही आइटम है, नोट टू अकाउंट बनाने की ज़रूरत है नहीं। अगर बनाना है तो बना भी सकते हो, फाइनेंस कॉस्ट के नाम पर आप सेकंड नोट बना के वहाँ पर लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 10%, वो 10,000 निकल के आ जाएगा, कैलकुलेट करके दिखा दो, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिंपल लिख दोगे फाइनेंस कॉस्ट 10,000। नेक्स्ट आइटम हमारे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज एक्सपेंसेस, ये हमें गिवन है ट्रायल में, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 16,000, और कोई है नहीं तो इसका भी नोट बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, एक ही आइटम है, लिख दीजिए डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये आ गया 16,000। ओके, लास्ट हमारी आइटम होती है जो हम डालते हैं P&L में एक्सपेंसेस हेड के अंदर, वो होते हैं अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस और कोई भी नहीं है ट्रायल में, चेक कर लीजिए, बाकी हमारे पास एसेट्स ही बचे हैं, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, क्लोजिंग स्टॉक, ओवर और लाइबिलिटीज़ है हमारे पास, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिवेंचर, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस, ठीक है, यही आइटम्स हमारे पास बची हैं, बाकी जो थी हमने ट्रीट कर ली हैं। तो अदर एक्सपेंसेस कोई नहीं आएगा, तो टोटल लगा दीजिए एक्सपेंसेस का। तो एक्सपेंसेस का टोटल हमारे पास बन जाएगा 6,26,000। अब निकाल लीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो रेवेन्यू से हम माइनस कर देंगे एक्सपेंस, 10 लाख सब्ट्रैक्ट किया 6,26,000, तो ये निकल गया हमारे पास 3,74,000। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। टैक्स हमें इग्नोर करने को बोला है, तो आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स सेम ही फिगर आ जाएगी। ओके, चलिए अब इसी प्रकार से फटाफट से बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेते हैं, और इन द बुक्स जो हमने लिखी हुई थी पहले उसके अंदर ही बना लीजिए बैलेंस शीट ऑफ परफेक्ट सॉल्यूशन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट करंट ईयर का कॉलम बन जाएगा। और सबसे पहली आइटम हमारे पास और ऐड आ जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके अंदर सब हेड आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स में आप आइटम 3 डालते हो, लेकिन जहां पर हमारे पास जितनी है वही डाल देंगे, बाकी हम ज़्यादा टेंशन लेने वाले नहीं हैं। ओके, तो पहली आइटम हमारे पास शेयर कैपिटल जो डालनी होती है, उसकी 2 तरह की कैपिटल दी हुई है, तो इसका तो हम बना लेते हैं पहले नोट। ओके, तो चलिए नोट्स टू अकाउंट्स में
सबसे पहले हमारे पास बनाइए सेकंड नोट नंबर शेयर कैपिटल का। उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, कुछ भी नहीं है। डैश परसेंटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 0 हमें बताया नहीं है, हम कुछ भी अमाउंट जहाँ पर नहीं डालेंगे, एक्स लिख के छोड़ देते हैं, टोटल भी इतने लग जाएगा। इशूड कैपिटल भी सेम ऐसे ही लिख दो, वो भी हमें कुछ नहीं बताया गया कितनी इशूड है और कितनी नहीं है, तो उसको भी ऐसे ही लिख देते हैं। हमें जस्ट इतना बताया गया कि बैलेंस शीट में इतनी है, वो फुली पेड अप है, वो कम अप्लाइड भी हो सकती है उसमें से जितनी हमने इशू की हो, इसलिए हम इशू को अज्यूम नहीं कर सकते। तो हम निकालेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल आइटम आ जाएगी उसमें। पहले आ गई हमारे 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, फुली पेड अप है, अमाउंट निकल के बाहर आ जाएगा 2 लाख। ऐसे आ जाएगा 1006% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, वो आ गया हमारे पास 1 लाख, टोटल निकल के आ गया हमारा 3 लाख। ये देख लीजिए, ठीक है, दो ही हमारे पास कैपिटल थी, दोनों ही जहाँ पर हमने लिख के नोट पर पे कर लिया। चलिए अब बैलेंस शीट में और लिखिए शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर में आ जाएगा 2 और अमाउंट आ जाएगा 3 लाख रुपीज। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में ट्रांसफर टू 2 लाख टू जनरल रिजर्व को करने को बोला गया है और डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को भी, इसलिए रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। तो चलिए रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंट पे नोट टू अकाउंट्स पर पे कर लेते हैं। थर्ड नंबर नोट बन गया हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें सबसे पहले आ जाएगा जनरल रिजर्व, उसका ओपनिंग बैलेंस वो हमें गिवन नहीं है, मीन्स हम 0 मान लेंगे और ऐड करेंगे ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना ट्रांसफर करने को बोला गया है? 2 लाख रुपीज़। देखिए फोर्थ एडजस्टमेंट देखिए, 2 लाख रुपीज़ जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करने को बोला ना, तो 2 लाख रुपीज़ ये ट्रांसफर कर दीजिए जनरल रिजर्व को, तो टोटल आ जाएगा इसका 2 लाख। सेकेंड रिजर्व आ जाएगा हमारे पास डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस क्या है उसका भी नहीं पता, 0 डाल दो, ऐड कर दो ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस जितना भी है वो कितना बोला है, देखिए लास्ट अपनी एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट में 25,000, तो 25,000 है, इसको ऐड कर लो, ये टोटल आ जाएगा 25,000। और उसके बाद हम निकालेंगे सरप्लस, ये रिजर्व तो दोनों हो गए, ठीक है, बाकी जो बचेगा वो हमारा होगा सरप्लस। तो सरप्लस में हम डालेंगे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना आ गया 3,74,000, उसमें से लेस करेंगे अप्रोप्रिएशन में जनरल रिजर्व को कितना गया 2 लाख, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को कितना गया 25,000, और डिविडेंड भी देने को बोला है इक्विटी शेयर्स को, तो प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड हमें कितना कितना बोला है, डिक्लेयर किया हुआ है, इक्विटी को देना है 10% और प्रेफरेंस का तो फिक्स ही होता है ना 6%, वो लिखा हुआ है वहाँ पे, तो 6 ही होगा। ओके, जितनी पेड अप कैपिटल का उसका 10% और 6% देना है। तो ऑन इक्विटी शेयर डिविडेंड कितना बन जाएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 9%, ये हमारा आ गया 18,000, और प्रेफरेंस शेयर पर आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई 6%, ये आ गया 6,000। ये सारा टोटल लगाने के बाद हमारे पास आ गया 2,49,000, जब 3,74,000 से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास बच गया बैलेंस सरप्लस में 1,25,000। अब हमारा टोटल जो आ जाएगा वो हम जे ए बी सी तीनों का ही टोटल जहाँ से लगा के टोटल हमारे पास निकल गया रिजर्व है सरप्लस का, जो हम बैलेंस शीट में डालेंगे वो आ गया 3,50,000। तो चलिए बैलेंस शीट में बी आइटम है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस की, नोट नंबर वहाँ पर लिखिए 3 और टोटल अमाउंट निकल के आ गया 3,50,000। नेक्स्ट हमारे पास आइटम आ जाती है नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक है, वो तो हमें पता है वो है कौन सी है, वो डिवेंचर्स, ठीक है, तो इसका भी नोट बना लेते हैं हम। नोट नंबर 4 तैयार करते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% डिवेंचर्स 1 लाख रुपीज़ के। तो चलिए इसको बैलेंस शीट में लिख देते हैं ऐसे ही, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने को जो नोट नंबर है वो 4 आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 1 लाख। ओके, नेक्स्ट हाइड है हमारे पास थर्ड करंट लायबिलिटीज़। अब करंट लायबिलिटीज़ में पहली आइटम हमारे पास है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में चेक कर लेते हैं, इसका भी नोट बना देते हैं। तो नोट नंबर 5 बना लीजिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसमें आ जाएगा हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है ना 2 लाख, ये हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जाएगा। तो चलिए नोट की तरफ लिखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 2 लाख, तो 2 लाख इसका टोटल है, तो वो यही बैलेंस शीट में चला जाएगा।
शॉर्ट टर्म बोरोइंग के सामने लिखिए 5, नोट नंबर हमारा 5 हो गया, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपीज़, ओके। नेक्स्ट आइटम हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगी अदर करंट लायबिलिटीज़, तो इसका भी नोट पर पे कर लेते हैं। नोट नंबर 6 लिखिए अदर करंट लायबिलिटीज़। सबसे पहले आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, जो हमने कैलकुलेट किया, अभी पे किया नहीं किया वो तो हमें बताया नहीं, तो हम तो यही मानेंगे ना, अभी ड्यू है बट नॉट पेड है, ओके। तो लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10,000, ऐसे ही डिविडेंड पेबल लिख देते हैं, ऑन इक्विटी 18,000, ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 6,000, जो टोटल करके हमारे पास आ गया 34,000। अब चलिए 34,000 को हम लिखते हैं बैलेंस शीट में, तो अदर करंट लायबिलिटीज़ के सामने नोट नंबर 6 लिख के वहाँ पर लिख दिए 34,000। अब लायबिलिटीज़ का हमारा काम हो गया ख़त्म, तो इसका हम लगा देते हैं टोटल। तो लायबिलिटी साइड का टोटल हमारा पास आ गया 9,84,000। चलिए बैलेंस शीट की सेकंड आइटम की ओर, जिसको हम बोलते हैं एसेट्स। उसके पहले ही आइटम आएगी हमारे पास नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास आएंगे फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आइटम हमारी आएगी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरी होती है इंटेंजिबल और वर्क इन प्रोग्रेस और इन डेवलपमेंट अंडर, वो हमारी यहाँ पर नहीं आने वाली, उनको भूल जाओ। हम टेंजिबल एसेट्स ही हमारे पास है। कौन से? एक तो मशीनरी है देखिए ट्रायल में, एक लैंड एंड बिल्डिंग है, और एक क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक तो जो है वो तो हमारा करंट एसेट्स में चला जाएगा, ठीक है। 3 तो एसेट्स है हमारे पास, तो 2 ही हमारे फिक्स एसेट बचे, मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। तो 2 आइटम है, इसका भी नोट पर पे कर लेते हैं। नोट नंबर 7 बन जाएगा टेंजिबल एसेट्स का। मशीनरी आ गई हमारी 1,60,000 और लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी 6,74,000, और टोटल इसका निकल के आ गया हमारा 8,34,000, ओके। लिख देंगे टेंजिबल एसेट के सामने नोट नंबर लिखिए वहाँ पर 7 और लिखिए अमाउंट 8,34,000, ओके। और नेक्स्ट आइटम आ जाएगी हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास एक ही आइटम बताई गई है, वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो लिखिए इन्वेंट्रीज कितनी है, सीधी सीधी यहाँ पर लिख दीजिए 1,50,000, ठीक है। कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही तरह की इन्वेंट्री है, ओके। तो एसेट साइड का टोटल लगा लेते हैं। एसेट साइड का टोटल आ जाएगा हमारे पास 9,84,000। लायबिलिटीज का टोटल भी कितना है, 9,84,000, ठीक है। बैलेंस शीट हमारी होगी टैली। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स आपका ही है। अगर कोई डाउट है तो एज यूजुअल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।